नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न काल के जो नाम हैं उनके नामकरण किए गए हैं, उन नामकरण को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और इससे भी प्रश्न आपके आते हैं परीक्षाओं में। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप किसी चीज़ को मिस ना करें। यहाँ जो पीपीटी में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसके अलावा भी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे एक एक वाक्य में एक एक प्रश्न रहेंगे, इसलिए आप हर वाक्य को ध्यान से सुनें ताकि कोई चीज़ आपसे छूट न जाए और आपकी तैयारी में कोई कमी न रहे। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जो अगला वीडियो हम करेंगे उसमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जो कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया, काल विभाजन और नामकरण को लेकर के मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं या बहुवैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, उस आधार पर कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा। इसके बाद हम लोग उसको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पर जो है विद्वान जो है 4 कालों में विभाजित करते हैं। कुछ विद्वान जो है उनको 3 कालों में विभाजित करते हैं। तो ये अलग अलग जो कालखंड हैं, इनके अलग अलग नामकरण किए गए हैं। तो सामान्यतः जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का जो 4 काल है, उन 4 कालों में एक आता है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथे काल को आधुनिक काल कहा जाता है। तो हम यहाँ एक एक काल के नामकरण को लेकर के चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं आदिकाल का नामकरण। तो आदिकाल जो ये नामकरण हुआ है, माने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला काल है, पहले काल को आदिकाल नाम से सामान्यतः आज जाना जाता है, किंतु इसके और भी कई नाम प्रचलित हैं और इन नामों को किन लोगों ने दिया, यानी किन विद्वानों ने ये नाम दिए हैं, ये भी हमें याद रख लेने ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है जो आदिकाल माने नामकरण जो है हिंदी साहित्य के पहले इतिहास का पहले काल का नामकरण जो किया, वो प्रयास स्टार्ट किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इससे पहले के जो साहित्य इतिहासकार है, गारसा तासी हुए, शिव सिंह सेंगर हुए, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था नामकरण या काल विभाजन इनका। तो ग्रियर्सन से शुरू होता है, तो हम ग्रियर्सन से ले रहे हैं। तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के पहले काल को कहा था चारण काल। ठीक है, ग्रियर्सन द्वारा दिया गया नाम है चारण काल। तो चारण जो होते थे, चारण यानी दरबार में कुछ कवि को रखा जाता था जो राजा महाराजाओं की प्रशंसा में, उनकी खुशी में, उनको खुश करने के लिए, उनके तरह तरह से उनको मनोरंजित करने के लिए काव्य रचनाएं करते थे। तो ऐसे कवियों को चारण कहा जाता था। तो ये चारणों का काल मानते हैं ग्रियर्सन। दूसरे जो है मिश्र बंधु, उसके बाद जिन्होंने ग्रंथ की रचना की हिंदी साहित्य इतिहास की, मिश्र बंधु विनोद, ठीक है, उन्होंने इसको आरंभिक काल कहा। आरंभिक काल, पूर्वारंभिक, उत्तरारंभिक, इस तरह से उन्होंने आरंभिक काल नाम दिया आदिकाल के माने पहले कालखंड को हिंदी साहित्य के। वहीं उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को वीरगाथा काल कहा। उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा माना था कि इस काल में वीरतापूर्ण रचनाएं जो हैं इसकी संख्या अधिक है। उन्होंने 12 ग्रंथ गिनाए थे कि ये 12 ग्रंथ में से अधिकांश जो ग्रंथ हैं उनमें वीरता से संबंधित रचनाएं हैं। तो इसलिए उन्होंने वीरगाथा काल नामकरण दिया। हालांकि बाद में जाकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नामकरण करते हुए आचार्य शुक्ल के इस वीरगाथा काल नाम का बहुत घोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों को गिनाया है उनमें से अधिकांश ग्रंथ ऐसे हैं जो अप्रमाणिक हैं। जिन ग्रंथों को उन्होंने आधार बनाया है नामकरण का, उनमें से जो है प्रायः सभी, 1-2 को छोड़कर सभी क्या है, अप्रमाणिक हैं। तो अप्रमाणिक ग्रंथ को वो आधार बना रहे हैं नामकरण का, इसलिए ये नाम ठीक नहीं है, बिल्कुल भी इस काल को नहीं करता है, प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है। तो इसलिए ये नाम ठीक नहीं है। उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया आदिकाल। इसके बाद जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है वो पुस्तक, उसमें उन्होंने ये हिंदी साहित्य के पहले काल को संधि एवं चारण काल नाम दिया। आदिकाल के 2 टुकड़े किए उन्होंने। पहले काल को उन्होंने संधि काल कहा, 700 से 1000 ईस्वी तक का, और उसके बाद 1000 से लेकर के 1375 तक के काल को उन्होंने चारण काल कहा। तो चारण काल तो पहले ही जॉर्ज ग्रियर्सन कह चुके थे, इसलिए फिर से उस नाम के रिपीटेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने क्या किया, बस एक संधि जोड़ दिया उसमें।
तो संधि एवं चारण काल नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसके बाद अगला प्रयास किया महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है हिंदी काव्यधारा। राहुल सांकृत्यायन ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ लिखा उसका नाम है हिंदी काव्यधारा, और उसमें उन्होंने इस हिंदी साहित्य के पहले काल को उन्होंने कहा सिद्ध सामंत काल, क्योंकि सिद्ध जो कवि हुए हैं, सिद्ध कवियों की रचनाएं इसमें बहुलता में है। चूँकि राहुल सांकृत्यायन जो है उन विद्वानों में से हैं जो मानते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ 700 ईस्वी के आसपास शुरू हुआ, यानी वो अपभ्रंश की रचनाओं को भी, परवर्ती अपभ्रंश जिसको कह सकते हैं, अपभ्रंश की रचनाओं को भी उन्होंने हिंदी साहित्य में शामिल कर लिया। इस कारण से वो उस काल में सिद्ध कवियों की प्रमुखता थी बहुत, इसलिए उन्होंने इसे सिद्ध और सामंत, यानी सामंतवादी युग था, सामंतवादी प्रवृत्ति प्रबल थी, इसलिए उन्होंने इन दोनों को मिलाकर सिद्ध सामंत काल नाम दिया राहुल सांकृत्यायन ने। फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं उन्होंने आचार्य शुक्ल के नाम का ही अनुकरण किया। उनको भी वही प्रवृत्ति दिखाई दी, क्या, वीरता की, तो इसलिए उन्होंने वीर काल कहा। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने क्या कहा, वीर काल कहा। ठीक है। इसके बाद अगला जो आगे जाकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया और भी कई नाम आए, तो उनमें एक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, जो इस पहले काल को, हिंदी साहित्य के पहले काल को अपभ्रंश काल कहते हैं। हालांकि ये जो अपभ्रंश काल नाम है, ये अपभ्रंश काल नाम एक और विद्वान द्वारा भी दिया गया है जो प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक है, जिनको हम धीरेन्द्र वर्मा के नाम से जानते हैं। तो धीरेन्द्र वर्मा ने भी अपभ्रंश काल कहा था हिंदी के पहले काल को। ठीक है। इसके बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हालांकि इनका समय जो है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय आचार्य शुक्ल के समय का है, समकालीन है वे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा और उसका उसके अंतर्गत पहले जो काल है हिंदी साहित्य का पहला काल, उसको उन्होंने बीज वपन काल कहा, यानी बीज बोया जा रहा था। इस काल में बीज पड़ रहे थे, और इसी बीज से जाकर आगे चलकर क्या है, हिंदी साहित्य का आगे का जो इतिहास है, आगे की जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं, चीज़ें हैं, वो इस समय में बीज के रूप में थी, इसलिए उन्होंने बीज वपन काल कहा। ये नाम, कुछ नाम जो हैं दिए गए हैं हिंदी साहित्य के पहले काल के लिए। जॉर्ज गिरसन ने चारण काल कहा, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल, और रामकुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल, तथा राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल, बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल। तो ये आदि काल के कुछ नाम हैं। अब आइए हम देख लेते हैं, इन नामकरणों का विवेचन करना ज़रूरी है। ठीक है। इनमें से जो नाम हैं इनको विवेचित हमें कर ले। तो ये इतने सारे नाम दिए गए हैं, हर नामकरण के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की विशेष आवश्यकता नहीं, कुछ बातें मैंने कह भी दी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है विवाद वाला नाम जो है, जिस नाम को लेकर के सबसे ज़्यादा झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, फाइट हुआ विद्वानों के भीतर, वो है वीरगाथा काल, जो आचार्य शुक्ल ने नाम दिया था। आचार्य शुक्ल के इस नामकरण के बाद जो है भयंकर विवाद उठ खड़ा हुआ। तो उनके इस नामकरण के विरोध में कई विद्वानों ने अपने नामकरण प्रस्तुत किए, इसका विरोध किया। उनमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने आदिकाल नाम दिया और आज आदिकाल नाम ही सर्वमान्य है। ठीक है। तो ये सर्वाधिक स्वीकार्य नाम है आदिकाल, हिंदी साहित्य के पहले काल के लिए। हालांकि डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं वो आदिकाल नामकरण जो है, उस आदिकाल नामकरण के बारे में उनका मत है कि इस नाम से ऐसा लगता है जैसे बाबा आदम के ज़माने का बोध हो रहा है, बाबा आदम के ज़माने का आभास देने वाला नामकरण ये लग रहा है। ऐसा बाबा आदम यानी जो एकदम सबसे प्राचीन पुरुष हैं, उस तरह का आदि मतलब एकदम शुरुआत, आरंभिक, तो इस तरह का आभास देता है। इस तरह से बच्चन सिंह ने कहा। हालांकि आदिकाल जो नामकरण है वो इस तरह से भी पुराना नहीं है, कई कारणों से महत्वपूर्ण है। अब हम इसके पक्ष में भी तर्क को देख लेते हैं कि क्यों आदिकाल नामकरण सबसे ज़्यादा सटीक हमें लगता है। तो पहला जो कारण यही है कि साहित्य का जो है कि पृष्ठभूमि, उसका व्यापक बोध हमें होता है आदिकाल से। आदि का अर्थ होता है शुरुआत। आदि कहने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि सृष्टि की शुरुआत। हम यहाँ किसी भाषा के साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो भाषा के साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो भाषा की शुरुआत का,
बोध कराता है आदिकाल। तो साहित्य की व्यापक पृष्ठभूमि यानी इसके विस्तृत पृष्ठभूमि में इसमें कोई एक चीज़ एकांगी बोध नहीं है, किसी एक चीज़ को लेकर के नहीं रखा गया है, कोई एक विशेष प्रवृत्ति को ध्यान में नहीं रखा गया है। जैसा कि आदिकाल में हमने देखा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था, यानी उस काल में जो है आने वाले जो और काल हैं भविष्य में जो काल आ गए, यानी भक्ति काल रीति काल के जो बीज थे वो बीज उस काल में पड़ रहे थे, इसलिए बीज वपन काल कहा। तो ये आदिकाल नाम जो है इसकी पृष्ठभूमि बड़ी व्यापक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें समा जाती हैं। बीज वपन काल से भी ज़्यादा व्यापक बड़ा नाम है आदिकाल। तो साहित्य की व्यापक पृष्ठभूमि का बोध कराने वाला है ये नाम आदिकाल। दूसरी जो बात आती है आदिकाल के पक्ष में कही जा सकती है कि ये भाषाई दृष्टि से भी हिंदी का आदि रूप का बोध कराता है। भाषाई दृष्टि से हिंदी के आदि रूप यानी जो हिंदी है, हिंदी का हम जानते हैं हिंदी का विकास जो है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ। सिर्फ हिंदी का ही नहीं, जो कि जितनी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का विकास लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। तो 10वीं शताब्दी के आसपास जो है इन भाषाओं का जो है विकास हमें देखने को मिलता है, यानी साहित्यिक प्रयोग देखने को मिलता है। तो भाषाई दृष्टि से भी जब हम ये आदिकाल नाम का प्रयोग करते हैं तो आदिकाल नाम जो है हमें उस भाषाई स्वरूप को भी दर्शन करवाता है जो 10वीं शताब्दी के थोड़े पहले थे। हिंदी का स्वरूप उनमें दिखता था, झलकता था, यानी जो है 9वीं या 8वीं शताब्दी के आसपास जो है हिंदी के स्वरूप के दर्शन होने लगे थे, हिंदी साहित्य में दिखाई पड़ने लगा था। तो उसका भी इसमें आ जाता है, मिला जुला रूप उसमें समाहित हो जाता है। अगली जो विशेषता है आदिकाल नामकरण की कि ये है कि भाव की दृष्टि से भी अगर हम देखें, भाव भूमि की दृष्टि से भाव भंगिमा जो आने वाले जो काल थे, यानी जो भक्ति काल, आदिकाल के बाद भक्ति काल आने वाला था, रीति काल आने वाला था, तो उस काल की संवेदना, उस काल की जो चीज़ें थी, जो भाव बोध मूल्य बोध थे, वे सारी चीज़ें हमें इस काल में दिखाई पड़ जाती हैं। उसके बीज रूप में हमको अवेलेबल हो जाता है आदि में, यानी शुरुआत। जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो सभी एक तरह से होते हैं। अब इसको एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। किसी स्त्री ने मान लीजिए जन्म दिए, बच्चा को जन्म दिया, तो मान लीजिए जुड़वा बच्चे हैं, तो जुड़वा बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उस वक्त तो उसकी प्रवृत्तियां उतनी साफ नहीं होती हैं, वो एक समान ही लगभग दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनकी विशेष अलग अलग प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है। तो उसी प्रकार ये जो आदिकाल है, इस आदिकाल में विभिन्न प्रवृत्तियां थीं सक्रिय, और वही विभिन्न प्रवृत्तियां अलग अलग समय में वो प्रमुख होकर सामने उभर कर आती हैं। इसलिए भाव की दृष्टि से भी जो है ये आदिकाल नामकरण जो है ये दूसरे आने वाले कालों के बीज भी उपलब्ध करवाता है हमें, तो इसलिए भी ये नाम बहुत सटीक है। अगला जो चौथा कारण है आदिकाल नामकरण के पक्ष में, हम कह सकते हैं कि जो काव्य शैली है, यानी काव्य की शैली है या काव्य का रूप है, फॉर्मेट है, काव्य का स्टाइल या काव्य का फॉर्मेट जो है, इसका भी आदि स्रोत जो है इस विद्यमान है इस आदिकाल नामकरण में। क्योंकि वो जो आदिकाल हिंदी साहित्य का पहला काल जो है, उस पहले काल में काव्य शैली, काव्य स्टाइल और काव्य का फॉर्मेट, पोइट्री स्टाइल एंड पोइट्री फॉर्मेट जो है, इसके जो एकदम प्रिमिटिव सोर्स हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं, मिलते हैं उस काल में, आदिकाल में, और इसका बोध कराने में आदिकाल नामकरण जो है ये सक्षम है। इसलिए आदिकाल नाम जो है बहुत ही उपयुक्त है। ठीक है, तो ये हुआ आदिकाल के नामकरण के संबंध में बातें हो गई। इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा जहन में। आगे चलिए अब हम भक्ति काल को लेकर बात करते हैं। तो भक्ति काल नाम को लेकर के कहीं कोई दो राय नहीं है। भक्ति काल नाम जो है सब जगह सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया है। हालांकि भक्ति काल नाम को जो है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने वाले कई विद्वान रहे हैं, तो जब वो हिंदी साहित्य के इतिहास को सीधे तौर पर 3 भागों में बांट देते हैं, जिस तरह से इतिहास जो हिस्ट्री लिखी जाती है, राजनीतिक सामाजिक इतिहास, उसमें जो मान लिया जाता है एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हो गया, मिडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया, ये 3 भाग हैं। तो उसी तरह से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को भी जो 3 भागों में विभाजित करते हैं, आदिकाल कह दिया, मध्यकाल और आधुनिक काल, आदि मध्य आधुनिक।
तो मध्यकाल मान लेते हैं वो जब, तो उस आधार पर मध्यकाल में तो दो काल हैं, एक हो गया भक्ति काल, दूसरा रीति काल। तो भक्ति काल और रीति काल दो अलग अलग काल हो गए हैं। अब इन दोनों मध्य कालों के लिए क्या करते हैं, मध्यकाल को भी दो भाग में डिवाइड करते हैं लोग। कुछ कहते हैं इसको पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल के स्थान पर पूर्व मध्यकाल का प्रयोग करते हैं, कुछ कहते हैं उत्तर मध्यकाल रीति काल के नाम के लिए। ठीक है, तो इस नामकरण को लेकर के विवाद रहा है। तो विवाद भक्ति काल नाम को लेकर नहीं रहा, विवाद रहा है पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल, यानी मध्यकाल कहना ही जो है विवादास्पद रहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह जो हैं वो तो इस मध्यकाल नाम पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और वो कहते हैं कि ये मध्यकाल जो है सामान्यतः जकड़ी हुई, जैसे जंजीरों में बंधी हुई जो है मनोवृत्ति, मेंटेलिटी है, उसका परिचायक है ये शब्द। इसलिए मध्यकाल नाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो समय सीमा मानी गई है मध्यकाल के नाम से, जिस सीमा को हम जानते हैं, उस समय सभी कुछ बंधा हुआ तो नहीं था। सामंती युग था, सामंतवाद का प्रभाव था, किंतु सामंतवाद का प्रभाव होने के बावजूद प्रगतिशील चीज़ें भी तो मौजूद थीं। तो इस तरह से नामकरण जो है ये ठीक नहीं है, इसलिए इसको लेकर के सबसे ज़्यादा विवाद हुआ कि मध्यकाल न कहा जाए। जब भक्ति काल जैसा इतना सुंदर नाम, इतना अच्छा नाम, सुंदर मतलब ये भक्ति की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये नाम जो है ये साहित्यिक प्रवृत्ति का भी बहुत अच्छा बोधक है। उस वक्त की जो रचनाएं हुई, जितने भी साहित्य रचनाएं हुई, जितने महान कवि जो हुए हैं वे सारे भक्त कवि हुए हैं। साहित्य पर भक्ति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है, भक्ति जो है वहाँ प्रमुख है, इसलिए ये नाम का जो है बहुत ही सटीक है। ठीक है, तो संपूर्ण मध्यकाल की चेतना जो है एक सी नहीं रही है। पूरा जो मध्यकाल है, यानी भक्ति काल और रीति काल दोनों को मिलाकर पूरा मध्यकाल बनता है, यानी 1350 से लेकर के, यानी 1350 से लेकर के आपका इधर कह लेते हैं 1700 ईस्वी तक, 1700 या 1857 वास्तव में, 17 तो भक्ति काल आ गया, भक्ति काल रीति काल हो गया। तो रीति काल को भी लेते हैं उसमें, तो आता है ये आपका 1857 के पहले तक, यानी लगभग 1400 ईस्वी से लेकर के इधर आपका 1850 या 57 ईस्वी तक का इतना लंबा समय जो है ये मध्यकाल है। तो क्या इस पूरे मध्यकाल में चेतना जो है एक ही तरह की रही है? ऐसा तो नहीं था, इस तरह से नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये नामकरण जो है मध्यकाल, ये नामकरण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसके दो खंड जो कर दिए गए, पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल, भक्ति काल के लिए पूर्व मध्यकाल और रीति काल के लिए उत्तर मध्यकाल, तो ये नामकरण, इस नामकरण के विरोध में कई लोगों ने आवाज़ उठाई है, कहा ये ठीक नहीं है। इसलिए भक्ति काल नाम जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो भक्ति काल जो है ये जो नामकरण, ये साहित्यिक चेतना के साथ साथ युगीन चेतना का भी बोध कराता है। साहित्य की चेतना, यानी साहित्य जो है उस समय भक्ति उन्मुख था, इस बात का भी बोध कराता है। साथ साथ उस युग की भी चेतना, पूरे उस वक्त जो है वो जो दौर था वो भक्ति आंदोलन का दौर था। पूरे भारत में भक्ति आंदोलन, जगह जगह पर अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन फैल रहा था। तो न केवल साहित्यिक बल्कि युगीन चेतना, उस वक्त की सामाजिक चेतना का भी बोध कराता है भक्ति काल। भक्ति काल केवल ईश्वर भक्ति से ही जुड़ा था, बल्कि संत कवियों के मार्फत जो है ये एक समाज सुधार या धार्मिक सुधार की ओर भी प्रवृत्त हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। इसलिए ये नाम जो है बिल्कुल सटीक है, अन्य कोई नाम की और ज़रूरत नहीं है। इसलिए अब पूर्व मध्यकाल या मध्यकाल कहना छोड़ देना चाहिए। हिंदी साहित्य के इतिहास को सीधे तौर पर 4 कालों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल वाला खेल खत्म, मध्यकाल कहना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है रीति काल के नामकरण को ले लेते हैं। रीति काल के नामकरण में भी बड़ा विवाद है। रीति काल का नामकरण, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, जॉर्ज गैरिसन ने नामकरण और काल विभाजन की परंपरा शुरू की थी। तो सबसे पहले उन्होंने रीति काल का जो वर्णन किया है उसको रीति काव्य के एक अध्याय बनाया है और उसको रीति काव्य के नाम से उन्होंने वर्णन किया है रीतिकालीन कवियों का।
ठीक है। लेकिन वास्तव में ये जो काल है इसको एक बिल्कुल अलग काल करके बना देना और उसके बाद विवेचन करना, ये मिस्र बंधुओं द्वारा हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है और लिखा भी है उसके बारे में, किंतु इसके अलावा अन्य जो हैं देव हुए, बिहारी हुए, इनके बारे में भी उन्होंने अलग से लिख दिया है, वो अलग अध्याय बन गया है। तो इसलिए जो है उसको उस रूप में नहीं लेते हैं। मूलतः शुरुआत होती है इस रीतिकाल नामकरण के विवाद की अलंकृत काल से, यानी मिस्र बंधुओं के द्वारा नामकरण किए जाने से। तो मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल का नामकरण किया था। हिंदी साहित्य के तीसरे महत्वपूर्ण काल का नामकरण अलंकृत काल कहा, क्योंकि मिस्र बंधुओं को इस काल में अलंकारों की प्रवृत्ति पर ज़्यादा जो है दिखाई पड़ता है, उन्हें बोध, उन्हें लगता है कि ये अलंकार जो है बहुत प्रधानता से इसमें कवियों के जहन में रहे हैं, अलंकार की प्रधानता है, इसलिए अलंकृत काल उन्होंने नाम दिया है। केशव दास तो हैं ही, भूषण विनय बिनु न विराजई कविता बनिता मीत। भूषण, ये जो है केशव दास की पंक्ति है। केशव दास अलंकारवादी थे, तो अलंकार की बहुत ज़्यादा प्रमुखता देखते हैं मिस्र बंधु, इसलिए इस काल का नाम वो अलंकृत काल रखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको रीतिकाल कहते हैं। इसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं इस काल का नामकरण वो श्रृंगार काल कहते हैं। वो श्रृंगार की प्रवृत्ति देखते हैं, ठीक है। श्रृंगार यानी श्रृंगार रस है। रस जो है कई सारे रस हैं, उन रसों में श्रृंगार भी एक रस है, ठीक है। तो श्रृंगार रस की प्रधानता काव्य में उनको दिखाई पड़ती है, इसलिए वो कहते हैं श्रृंगार काल है। आगे चलकर हम प्रत्येक नाम की आलोचना करेंगे, फिलहाल अभी नाम के बारे में थोड़ा जान लें। इसके बाद डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं, रसाल का अर्थ होता है आम, मैंगो, ठीक है। तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ये कहते हैं हिंदी साहित्य के तीसरे काल का नाम कहते हैं कला काल। कला काल है, ये कला का काल है, यानी आर्ट ओरिएंटेड काल है ये, इसलिए वो नाम रखते हैं कला काल, क्योंकि इस काल के जो कवि हैं वो कला के प्रति, आर्ट के प्रति जो है बहुत सजग रहे हैं। आर्ट ऑफ पोइट्री को लेकर के बहुत ही सजग, अलर्ट रहे हैं, उनकी सजगता देखने को मिलती है। इस काल से ये कहते हैं इस काल में कला प्रधान थी कविता, इस कारण से इसे कला काल कहना चाहिए। वहीं त्रिलोचन जो है, त्रिलोचन हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं, तो उन्होंने जो है इस काल को अंधकार काल कहा है। त्रिलोचन ने इस अंधकार काल कहा है इस काल को, हिंदी साहित्य के तीसरे काल को, जिसे सामान्यतः हम लोग रीतिकाल के नाम से जानते हैं, अंधकार काल। क्यों कहा है? क्योंकि रीतिकाल जो है, रीतिकाल में जो कवि हैं वो सामान्य जनता से बिल्कुल कट गए थे। सामान्य जनता के दुख तकलीफ़, जीवन जो है, उनकी कठिनाइयाँ, समस्याएं, यानी सामान्य जन का जीवन रीतिकालीन साहित्य में देखने को नहीं मिलता। रीतिकाल के समग्र साहित्य में जो है वो प्रेमपूर्ण कविताएं या कुछ कुछ भक्तिपूर्ण, सामान्य भक्तिपूर्ण कविताएं या फिर वीर रस की कविताएं, इस तरह की कविताएं देखने को मिलती है। लेकिन इन सब कविताओं में भी सामान्य जनजीवन का रूप नहीं दिखता है। प्रेम कविताएं भी मिलती हैं, तो प्रेम कविताएं में भी ऐसी कविताएं हैं, इस तरह के प्रेम प्रसंग हैं जो सामान्य लोगों के जीवन में नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस काल से जो है, इस कारण से त्रिलोचन को लगता है कि इस काल का नाम जो है अंधकार काल कहना चाहिए। ये एक तरह से हिंदी साहित्य में बहुत कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रीतिकाल जो है हिंदी साहित्य में एक धब्बा है, एक कलंक की तरह है, कलंक का टीका है, कुछ लोग इस कारण से मानते हैं। तो त्रिलोचन भी उन्हीं में से थे, तो उन्होंने कहा है कि अंधकार काल है ये, ठीक है। तो ये रीतिकाल के कई नाम हो गए, अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। आइए अब हम इसकी आलोचना कर लेते हैं रीतिकाल के बारे में। तो पहली जो बात आती है रीतिकाल के संदर्भ में कि अलंकार काल कहना, यानी अलंकृत काल कहा ना मिस्र बंधुओं ने, तो अलंकार काल कहना जो है ये संगत नहीं है, असंगत है। क्यों? क्योंकि भाई अलंकार काल कह रहे हैं हम, तो ऐसा थोड़ी है कि इसके पहले अलंकार का प्रयोग नहीं होता था। अलंकारों का प्रयोग पहले भी होता था, आज भी होता है। आज भी लोग छंद युक्त कविताएं लिखते हैं ना, गीत वगैरह लिखते हैं, छंदबद्ध कविताएं लिखते हैं, तो उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं। छंद न भी लिखें तब भी अलंकार हैं। अलंकार छंदों पर निर्भर नहीं होते हैं, हालांकि छंदबद्ध कविताओं में अलंकार ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे। तो अलंकारों से मुक्ति कहाँ है?
किस काल में अलंकार का प्रयोग नहीं हुआ है? जब से आदमी ने लिखना शुरू किया है, लिखने लगा है, वाक्य बनाने लगा है, तभी से वो अलंकार का प्रयोग करने लगा है। अनुप्रास अलंकार तो सब बहुत ही प्राचीन अलंकार है। तो अलंकार कब नहीं था कविता में? साहित्य के केंद्र में अलंकार कब नहीं था? साहित्य में अलंकार का प्रयोग कब नहीं हुआ है? बहुत प्रचुर प्रयोग हुआ है। तो ये स्पेशली उस काल को हम अलंकार काल क्यों कहेंगे? तो ये कहना जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि काव्य रचना केवल अलंकारों का निरूपण करने के लिए, यानी केवल अलंकारों का प्रयोग करने के लिए, दिखाने के लिए ही नहीं होती हैं। भले ही जो कहा जाए, वो केशवदास जो भी कहें कि काव्य में जो है अलंकार निरूपण के लिए, राधिका ये क्या है कि अलंकार का प्रयोग ही जो है मूल है, और ये राधा कृष्ण की कथा कहना तो ये तो बहाना है। तो उस तरह की बात नहीं है, ठीक है। तो काव्य रचना केवल अलंकारों के निरूपण के लिए नहीं हुई है, बल्कि भाव के लिए भी हुई हैं। भावनाओं को बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, विचारों को रखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगली जो बात है, मैंने अगला जो नामकरण है जिसको श्रृंगार काल कहा गया है। किसने कहा श्रृंगार काल? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल नाम दिया। तो ये नाम भी क्या है? एकांगी है। एकांगी यानी एक वन साइडेड है। ये नाम बिल्कुल पूरी तरह से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भाई अगर रीति काल में, अगर उस काल में जो हम सिर्फ श्रृंगार काल नाम देंगे तो उसमें से बहुत सारे वीर रस के कवि गायब हो जाएंगे। भूषण को गायब कर देना होगा। भूषण हट जाओ बाबा, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। भूषण जबकि बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं उस रीति काल के, जो उस रीति काल में जो है जब श्रृंगार की प्रधान कविताएं ज़्यादा लिखी जाती थी, ये निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि श्रृंगारिक रचनाएं ज़्यादा लिखी जाती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी तरह की रचनाएं जो हैं वो बिल्कुल लिखी ही नहीं जाती थी या बहुत ही कम लिखी जाती थी। उनकी मात्राएं भी अच्छी खासी हैं, ठीक है। तो वीर रस की कविताएं लिखी जाती थी, भक्ति रस की कविताएं लिखी जाती थी। कहा जाता है बिहारी में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है, यानी बिहारी ने भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों से मिश्रित जो है दोहे लिखे हैं। इसी तरह और भी जो दूसरे कवि हुए हैं, सिर्फ श्रृंगार ही नहीं था, प्रेम ही नहीं था, बल्कि शांत रस की रचनाएं भी थी, वीर रस की रचनाएं भी थी, ठीक है। तो ये श्रृंगार काल नाम क्या है? वन साइडेड है, एकांगी है, ये नाम ठीक नहीं है। और अगर कला काल की बात कही जाए, जो रमाशंकर शुक्ल जी ने नाम रखा है इसका, तो ये तो बिल्कुल ही एकदम ठीक नहीं है। ये बिल्कुल बेकार नाम है, कला काल। कला किस युग में नहीं होती है भाई? कौन से युग का साहित्य ऐसा है जो कला को एकदम पूरा गड्ढे में फेंक देता है, जो कला पर ध्यान नहीं देता? किसी भी युग का, किसी भी भाषा का साहित्य जो है वो कला पर तो ध्यान रखता है। कौन सा ऐसा युग है जिसमें कला पर ध्यान नहीं रखा जाता है? क्या तुलसीदास रचना करते समय कला पर ध्यान नहीं रखा था उन्होंने? तुलसीदास ने इतनी उन्नत रचनाएं दी। तो कला काल कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे किसी तरह की साहित्यिक प्रवृत्ति का बोध भी नहीं होता है। तो ये बेकार है पूरा नाम, ठीक है। उसके बाद जो अंधकार काल कहा त्रिलोचन जी ने, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, अनुचित है। क्यों? क्योंकि काव्य कौशल की दृष्टि से यदि हम देखें तो यह काल जो था, जिसको हम रीति काल के नाम से जानते हैं, हिंदी साहित्य का तीसरा काल, यह अत्यंत समृद्ध था, बहुत ही इनरिच्ड था। अगर हम काव्य कौशल, इस काल के जो कवि हैं, इस काल में एक एक कवि इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड कवि रहे हैं, उनकी प्रतिभाएं अद्भुत हैं। स्वयं आचार्य शुक्ल जो है उनकी प्रतिभा को देखकर दंग रह जाते हैं। इतनी प्रतिभा है इनमें, इतना जो है सुंदर कलाकारी है उनकी, इतने अद्भुत तरीके से काव्य शैलियों का वो सृजन करते हैं, काव्य शैलियों का प्रयोग करते हैं कि क्या कहना जाए। एकदम बहुत एक्सपर्ट कलाकार। जैसे कोई मान लीजिए दीवार पर जो है कोई चित्रकारी करता है, कटिंग कर करके डिज़ाइन बनाता है, और वो बहुत तो उससे अगर तुलना की जाए तो रीति काल के एक एक कवि ऐसे रहे हैं जो इतनी सुंदर मास्टरी किए हुए हैं उस तरह के सूक्ष्म, एकदम बहुत ही सुंदर बारीक डिज़ाइन बनाने में। तो उस तरह की तुलना शुक्ल जी ने की है रीति काल के कई कवियों की। तो इस तरह का एक्सपर्टीज़ था, इतने अद्भुत प्रतिभाएं थी इस काल में, इस समय दर्शन होते हैं। इसलिए इस काल को अंधकार काल कहना ठीक नहीं है। ये बात सही है कि रीति काल के जो कवि हुए हैं उन्होंने अपनी सारी शक्ति प्रेम का चित्रण करने में, वो भी किस तरह का प्रेम, अधिकांशतः कवि, सभी का नहीं लेकिन अधिकांशतः कवि जो है वो राजाओं को खुश करने वाला प्रेम,
उस तरह के प्रेम का वर्णन किया है। लेकिन उधर हमारे धनानंद भी हैं, घनानंद हैं, बोधा है, आलम है, इस तरह के कवि भी हैं, मुक्त रीति कवि, जो सच्चे हृदय की पीड़ा को उसमें रखते हैं, प्रेम की पीड़ा को। ऐसा थोड़ी है कि रीतिकाल पूरी तरह से अंधकार है। कितना भी घना अंधेरा हो लेकिन वहाँ रोशनी रहती है, दिखाई पड़ती है। रात में भले सूरज न दिखाई देता हो लेकिन असंख्य तारे होते हैं, तो उन तारों की भी एक रोशनी होती है, एक चंद्रमा चमकता है। तो इस तरह से दिखता है हमें। रीतिकाल जो है उसको अंधकार काल कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस समय की प्रतिभाओं को जो है ये अपमानित करना है। आज भी हमें बिहारी, देव, घनानंद जो है, इन सबको आज भी हम पढ़ते हैं। उनसे जो कवि हैं वो कविता करना सीखते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस अलंकार का प्रयोग किया, किस तरह से इस भाव को उन्होंने व्यक्त किया। बिहारी पर तो लोग मुग्ध हो जाते हैं जब वो कहते हैं, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। तो इस तरह की पद रचना अद्भुत है ये। तो इसलिए इसको अंधकार काल कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अंततः हम क्या देखते हैं कि ये जो तीसरा काल है हिंदी साहित्य का, इसके लिए रीतिकाल नाम ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इस काल के जितने भी कवि हुए हैं, चाहे वो अलंकार, जो अलग विद्वान जो अलंकार काल कह रहे हैं, अलंकृत काल या श्रृंगार काल कह रहे हैं, तो अलंकारों का प्रयोग रहा हो, चाहे श्रृंगारिक रचनाएं रही हो, चाहे वीरता की रचनाएं रही हो, चाहे शांत रस भक्ति भाव से भरी रचनाएं रही हो, किसी भी तरह की रचनाएं रही हो, लेकिन उन सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन है। सभी रचनाकार जो हैं वो रीति का पालन करते हैं। काव्य रचना की जो रीतियां हैं, रीति यानी परंपरा, द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग पोइट्री, इस काल के कवियों ने पोइट्री राइटिंग की रीति का पालन किया। जो इसके पूर्व के काल में, भक्ति काल में जो रीति बनी, या फिर आपके जो है आदि काल में रीति बनी, और यहाँ तक कि संस्कृत की जो रचनाएं हुई हैं, संस्कृत में जो रचनाएं कालिदास, भवभूति वगैरह की, तो इन लोगों की द्वारा जो नई काव्य शैलियाँ विकसित की गए, उनसे जो परंपरा चली है, उन परंपराओं का पालन इन्होंने किया है। तो परंपरा पालन जो है, काव्य रचना की परंपरा का पालन इन सभी कवियों में दिखाई देता है। ये कॉमन चीज़ है। इसलिए रीतिकाल नामकरण जो है ये पूरे काल को समेट लेता है। इस काल की समग्र प्रवृत्ति को इस काल के कवियों ने नई खोजें नहीं की। सामान्यतः देखा जाए तो इस काल के कवियों ने नई खोज नहीं की है, किसी नई शैली का विकास नहीं किया है। पुरानी ही शैली है, उस पुरानी शैली का कोई विकसित शैली है, उसको जो है उन्होंने बेस्ट तरीके से यूज़ करके दिखाया है। इन्होंने कोई नई चीज़ इन्वेंट नहीं की है, लेकिन पुरानी इन्वेंटेड चीज़ का ही बेस्ट यूज़ करके दिखाया है। ठीक है, तो इस कारण से जो है रीतिकाल नाम जो है एकदम बिल्कुल परफेक्ट फिट दिखाई पड़ता है। अब आइए, अब हम आधुनिक काल के नामकरण को लेकर के थोड़ी बहुत चर्चा कर लें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, लेकिन क्या करें, ये पूरा कर लेना है एक ही वीडियो में। तो आधुनिक काल नाम को लेकर के कहीं कोई दुविधा नहीं है, कोई भी असहमति नहीं है। सभी लोग इस नाम से पूरी तरह सहमत हैं, सब स्वीकार करते हैं, हाँ भाई ये आधुनिक काल ही है। इसका नामकरण 1857 से लेकर के अब तक जो चल रहा है ये आधुनिक काल है, इसमें किसी को कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन विवाद कहाँ है? विवाद आता है जब आधुनिक काल के जो उपखंड किए गए हैं, छोटे छोटे जो उपखंड किए गए हैं, उनके नामकरण में लेकर के समस्या खड़ी होती है। कई लोग जो है विवाद करते हैं। ठीक है, तो आधुनिक काल नाम जो है सभी को स्वीकार है। क्यों? क्योंकि ये नाम जो है एक तो कालवाचक है। कालवाचक यानी एक तरफ तो ये समय का बोध करा रहा है, और साथ साथ नई प्रवृत्तियाँ, नवीनता की, नई प्रवृत्तियों की सूचना भी देता है। उसका सूचक भी है ये कि ये जो इस युग में आकर जो है कुछ नई प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं जो पहले नहीं थीं। जिन प्रवृत्तियों का पहले नहीं था अस्तित्व, उस तरह से नई प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। इस समय ये नया काल है, ये आधुनिक काल है। ठीक है, तो ये नाम जो है सब लोग स्वीकार करते हैं। तो उपखंड को लेकर विवाद रहा, जैसे कि छायावाद के बारे में हम बात कर सकते हैं।
जो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल का जो तीसरा चरण है, यानी 1920 से लेकर के 1936 या 37 तक का ये जो चरण है, इस चरण को छायावाद नाम से सामान्यतः जाना जाता है। लेकिन विद्वानों में विवाद है। कुछ विद्वान जो हैं इस छायावाद के नाम के स्थान पर वो स्वच्छंदतावाद का प्रयोग करना चाहते हैं। जैसे बच्चन सिंह का ही उदाहरण ले लेते हैं हम। बच्चन सिंह भी जो है वो कहते हैं कि स्वच्छंदतावाद नाम होना चाहिए इसका, ठीक है, रोमांटिसिज्म। तो इस काल को स्वच्छंदतावाद कहने का भी है, छायावाद नाम को लेकर के भी काफ़ी विवाद रहा है। वहीं और दूसरे काल को देख लें, अगर छायावाद के बाद का जो काल रहा है, जिसको सामान्यतः जो है लोग कहते हैं कि प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। प्रगतिवाद जो है 1937 से लेकर के वही 45 तक, फिर 1945 से लेकर के 1950-52 तक का जो है ये आपका प्रयोगवाद, और फिर उसके बाद 53 से लेकर के 65-62 तक ये नई कविता का। प्रगति, प्रयोग और नई कविता, ये जो है काल है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो कहते हैं उसको छायावाद के बाद के काल को एक बार में समेट लेते हैं, छायावादोत्तर काल कहने लगते हैं। तो ये भी एक है विवाद, छायावाद के बाद के काल को छायावादोत्तर काल कहा जाए या उसका एक छोटे छोटे खंड जो है उसके नामकरण किए गए, जैसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो ये नाम है। फिर नई कविता जो कहा गया है, जो 1953 से 65 के आसपास की जो कविताएँ हैं उसको नई कविता कहा गया है। लेकिन अभी भी नई कविता ही कहा जाता है उसको। तो क्या उस 65 के बाद से नई कविता लिखनी बंद हो गई? नए तरह की कविताएं नहीं लिखी गई? ये नई कविता नाम कब तक नई कविता रहेगी? और अभी की कविताएं क्या पुरानी कविताएं हैं? अभी जो कविताएं लिखी जा रही हैं 21वीं सदी की कविता, इसको भी तो कोई नाम देना चाहिए। कई नाम दिए जा सकते हैं, एक नाम तो यही है, संचार क्रांति युग कहा जा सकता है कि नहीं। 1900 की जो शताब्दी थी वो तो ख़त्म हो गई, 20वीं शताब्दी समाप्त, अब 21वीं शताब्दी चल रही है और 21वीं शताब्दी का दूसरा दशक जो है ये इसका अंतिम वर्ष है। तो इस युग का भी एक नाम होना चाहिए। विद्वान जो हैं इस पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नाम इस तरह से आया नहीं है जिस पर दिया जा सके। तो ये आपका रहा पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण को लेकर के अलग अलग विद्वानों के मत, हमने उनके मत देखे और आलोचनाएं भी उस पर की हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो हम इनके ऊपर कुछ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।